बैंक फ्रॉड और पीएनबी ये दो नाम आपने कई बार पहले भी सुन रखे होंगे। कभी भी अगर आपने बैंक फ्रॉड और पीएनबी एक साथ सुना होगा तो आपको नीरव मोदी की याद आई होगी। एक बोरवेल जो फ्रॉड है वो फिर से हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। यहाँ पर ये जो फ्रॉड है इसको रिपोर्ट किया गया है कि ये फ्रॉड 2434 करोड़ रुपए का है, जिसको आरबीआई को रिपोर्ट किया है पीएनबी ने। और ये जो फ्रॉड है ये कहा जा रहा है कमिट किया है जो श्री ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके द्वारा। अब यहाँ पे ये श्री ग्रुप ऑफ कंपनीज आखिर कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, कैसे यह फ्रॉड हुआ, और इसमें आपको बहुत सारी और भी चीजें समझने को मिलेंगी। बैड बैंक्स आखिर क्या होते हैं, प्रोविजनिंग क्या होती है, एवरग्रीनिंग क्या होती है लोन की, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लोन फ्रॉड की जो हुआ है 2434 करोड़ रुपीस का। अब ये जो फ्रॉड है इसमें दो कंपनियां इन्वॉल्व हैं। एक है श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL, जिसका फ्रॉड है 1240.94 करोड़ रुपए का, और एक है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, इसका है 1193.06 करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो इन दोनों को मिला लीजिए क्योंकि एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं ये, तो टोटल ये इतने का फ्रॉड निकल के आ रहा है। और आपको इनके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ही कंपनीज क्या हैं, एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज हैं कि जो फाइनेंस देने का काम करती हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये एनबीएफसीज हैं तो इन्होंने पीएनबी से लोन कैसे ले लिया है। तो आप ये समझिए कि जो एनबीएफसीज होती हैं, खास तौर पे वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती हैं, एनडीज जो होती हैं, तो उनको भी भाई अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं, किसी को हाउसिंग लोन दे रहे हैं वो, या फिर किसी को वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे रहे हैं, तो उनके पास अपना पैसा तो होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, किसी ना किसी बैंक के साथ टाई अप करके रखते हैं वो, और उसके जरिए वो वहां से पैसा लेकर के आते हैं, उस पे अपना जो मार्जिन होता है उसको लेकर के आगे वो लोन पे देते हैं। तो ऐसे में अगर ये कंपनी जो है यही धोखाधड़ी करे तो ऐसे में जो पैसा है वो किसका जा रहा है, जो बैंक है उसका जा रहा है। तो वही यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो कंपनी है ऑलरेडी ही ये इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है। अब इसको बैड बैंक ने जो है एक्वायर कर लिया एसेट्स इसके। तो उसके बाद जो है पीएनबी की फॉरेंसिक ऑडिट हुई और उस ऑडिट में ये निकल के आया कि इस कंपनी ने फ्रॉड किया है और इसको अब आरबीआई को रिपोर्ट किया गया है। तो आगे बढ़े हम ये थोड़ा इसका टाइमलाइन थोड़ा समझ लें कैसे वो। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे तो आपको और भी जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। तो ये जो क्राइसिस है कोई आज नहीं शुरू हुआ, ये क्राइसिस काफी पहले शुरू है। कोलकाता बेस्ड की श्री ग्रुप करके जो कंपनी है उसके माध्यम से क्राइसिस पूरा शुरू था, उसी के अंतर्गत ये दोनों कंपनियां आती हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का क्राइसिस हुआ। लिक्विडिटी का क्राइसिस का मतलब ये है कि इनके पास लिक्विडिटी बची ही नहीं आगे पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका कॉज क्या था कि जो एसेट और लाइबिलिटी का मिसमैच था। मतलब वो ये दिखा रहे हैं, ऐसे समझिए कि आप ये करें कि मेरे पास 100 रुपए हैं, है ना, और आपकी जो लाइबिलिटी है वो लेट से आप दिखा रहे हैं कितना, 80 रुपए की है। लेकिन अगर रिकवरी करने गए तो पता चले आपके पास 100 रुपए ही नहीं, आपके पास केवल 10 रुपए है ना। तो ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाता है। और जिसके बाद क्या हो रहा था कि इन्होंने जिससे भी अपना पैसा लिया था, उधार पे लिया था, उस पर डिफॉल्ट कर रहे थे कि उसको पैसा वापस लोन पे देने, मतलब जो लोन लेकर आए थे उसकी रिपेमेंट कर नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर आरबीआई का इंटरवेंशन आता है अक्टूबर 2021 में, जब आरबीआई जो है सुपरसीड करता है इसके बोर्ड को, अपने मेंबर्स को, अपने जो मेंबर्स होते हैं उसको इसके बोर्ड में लाता है। और उसके पीछे यही सारे रीजंस दिए जाते हैं कि गवर्नेंस के कंसर्न्स हैं, पेमेंट डिफॉल्ट है, अब आरबीआई चीजें मैनेज करेगा। और ये जो आरबीआई का इस तरह का जो एक्शन होता है वो आता है 45I और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में। और इसके बाद जब ये समझ में आया कि अब इसका रिकवरी या फिर पीछे, मतलब इसको पूरी तरीके से फिर से आगे बढ़ा पाना मुश्किल है, तो फिर इसकी इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। और आरबीआई ने जब इसको रेफर्ड किया एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी के लिए, तो इंसॉल्वेंसी के बाद फिर इसका जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो होता है, केपीएमजी के द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है। और वो जो ऑडिट हो रहा है इसमें केवल अभी एक बैंक का नाम सामने आया है। पीएनबी ने रिपोर्ट किया है इस ऑडिट की वजह से कि यहाँ पे ये फ्रॉड कर रहे थे। और ये फ्रॉड का मतलब क्या होता है और एनपीए में कैसा डिफरेंस है आगे हम समझते हैं। तो उसमें ये समझ में आया कि इन्होंने फंड डाइवर्जन की, एवरग्रीनिंग करी है लोन की, ये सारी चीजें आगे समझेंगे हम। ये सारी चीजें सामने आई। और ये ध्यान रखिए अभी और भी बैंक इसमें जुड़ सकते हैं इस तरह, क्योंकि अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो ये सिंपल सी बात है कि ये केवल एक ही बैंक से तो इन्होंने लोन लिया नहीं होगा, और भी बैंक्स होंगे तो उनके साथ भी फ्रॉड किया होगा, तो उनके भी आंकड़े इसमें बढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और उसकी वजह से ये जो फ्रॉड है थोड़ा और बड़ा
हो सकता है। और फिर 2023-24 में ये जो NARCL है, जिसको बैड बैंक कहा जाता है, इसने इसके जो एसेट्स हैं, इसकी जो बिड है वो जीती और फिर उसके बाद इसने टेक ओवर किया श्री कंपनीज को। अब ये रेजोल्यूशन प्लान वगैरह तैयार करेगा, जो क्रेडिटर्स के ड्यू हैं, इनके एसेट्स वगैरह बेंच बांच करके उनको पे करने का काम करेगा। तो ये है इसकी पूरी टाइमलाइन कि अभी का नहीं, ये आप 2021 से या 2021 के बाद का मामला समझिए कि वहां से चलता हुआ आ रहा है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये फ्रॉड अकाउंट क्या होता है बैंकिंग में। तो फ्रॉड अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब कोई बोरोवर है वो इलीगली मिस अप्रोप्रिएट करता है फंड को विथ क्रिमिनल इंटेंट, मतलब वो जानते हुए कि ये जो, जैसे आप समझिए कि आपने ये कहा कि बैंक से लोन लिया कि मुझे एक होम खरीदना है, हाउस खरीदना है, आपने होम लोन लिया, लेकिन आप वो पैसा होम लोन के लिए ना इस्तेमाल करके उसको आप कहीं जा करके कार खरीदने में लगा रहे हैं, उससे आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं, उसको आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो। आप ये कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं होता, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने एक पर्पस के लिए लोन लिया लेकिन उसमें उसका इस्तेमाल ना करके उसको और कहीं ना कहीं उस पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ फंड्स का। और ये आप जान रहे हैं कि ऐसा करना एक क्राइम है, इसको जानते हुए आप चीटिंग कर रहे हैं, फॉर्जरी कर रहे हैं। मतलब आप हो सकता है कि बैंक को यही दिखा रहे हो कि हाँ हाँ मैंने घर लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके आप बैंक को भेज रहे होंगे, लेकिन वो सब फॉर्जरी में आ जाएगा और डाइवर्जन ऑफ फंड करके पैसा डकारने के चक्कर में होंगे। तो इस वजह से ये जो इस तरह के जो काम होते हैं उनको ये फ्रॉड अकाउंट कहा जाता है। तो फ्रॉड अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, फॉर्जरी कर रहे हैं, डाइवर्जन ऑफ फंड कर रहे हैं कि आप पैसा, जैसे बिजनेस लोन के लिए आपने लिया, जैसे इसने लिया होगा कि हमको आगे लोन देना है, तो इसने झूठे ही दिखा दिया होगा कि अच्छा हमने इसको लोन दिया, भाई उसका कोई अस्तित्व भी नहीं जिसको लोन दिया गया है। तो उस पैसे को इन्होंने डाइवर्ट किया, कहीं और घुमाया होगा, तो इस वजह से ये सारी चीजें आती हैं। अगर एक नॉर्मल एनपीए की बात करें, नॉर्मल एनपीए ऐसा क्राइम नहीं है। किसी बिजनेस ने लोन लिया, उसका बिजनेस फेलियर हो गया, या फिर जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वो लोन को रिपे नहीं कर, जैसे किसी ने लोन लिया, कोविड आ गया, अब वो उसको रिपे नहीं कर पा रहा, तो एनपीए हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हुआ, क्राइम नहीं हुआ। किसी ने बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया, बिजनेस का चल नहीं पाया, तो उस वजह से पेमेंट नहीं कर पाया, क्राइम नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई जानते हुए कि भाई वो पैसा ले करके कहीं और डाइवर्ट करेगा, कहीं और लगाएगा, वो एक क्राइम है। तो ये फ्रॉड अकाउंट में आते हैं। और फ्रॉड अकाउंट के केसेस में ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनको 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, जो कि 4 क्वार्टर्स में पूरी स्प्रेड होती है अपने प्रॉफिट से। और इसके लिए फिर बैंक के लायबल होते हैं, मतलब क्या मैंडेटरी है बैंक के लिए कि वो आगे इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि अब ये क्राइम हो गया तो एफआईआर दर्ज करवाएं सीबीआई या फिर आज के समय में ईडी इनके पास, और उसके बाद फिर ये आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी यहाँ पे। तो ये एक तरह का क्राइम किया जाता है। अब हम आगे बात करें, यहाँ पे जो हमने बात करी प्रोविजनिंग की, कि आखिर ये प्रोविजनिंग क्या है। तो इसमें देखिए, जैसे ये 2434 करोड़ का अभी जो है ये फ्रॉड सामने आया, तो आप ये सोचेंगे अरे अब तो पीएनबी बैंक के शेयर्स जो है वो नीचे जाएंगे, या पीएनबी को काफी नुकसान हो गया है, इतने करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो इसको लेकर के पीएनबी ने पहले ही कह रखा है कि उसने 100% प्रोविजनिंग इसकी कर रखी है, मतलब इसने फंड पहले से ही सेट असाइड कर रखे हैं इंटायर लॉस के लिए। तो एज सच अभी पीएनबी को कोई 2434 करोड़ रुपए का लॉस ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कोई नेगेटिव इंपैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है उसकी बैलेंस शीट में। हाँ, उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये प्रोविजनिंग आखिर क्या होती है, कैसे आप कह रहे हैं कि इसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे समझिए प्रोविजनिंग को सिंपल टर्म में, कि ऐसे समझिए कि आपने अपने किसी दोस्त को 100 रुपए दिए उधार पे, है ना, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपका दोस्त अगर 100 रुपए आपसे मांग के गया है और वो वापस नहीं कर पाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास 10 रुपए अगर हैं आपके पास, तो आप वो 10 रुपए को एक फंड आपने बना रखा है कि आप उसमें डाल देते हैं। मतलब आपने अगर कभी किसी को पैसा उधार दिया तो उसके एवज में 10% 20% जैसा आपको लग रहा है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, आप एक फंड में उस पैसे को डालते जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपने एक दोस्त को 100 रुपए दिया और 10 रुपए फंड में डाल दिया, तो अगर वो पे नहीं कर पाया, है ना, आपका दोस्त वो पैसा 100 रुपए पे नहीं कर पाया, तो आप रिकवरी करोगे कहाँ से, जो आपने इस पैसे को बचा के रखा है, यहाँ से आप रिकवरी करोगे कि चलो मेरा जो प्रॉफिट है उसमें से मैंने वो जो पैसा बचा रखा था उससे मैं इस लोन की रिकवरी कर सकता हूँ। लेकिन आपके उन्होंने सर दिया 100 रुपए था, लेकिन रिकवरी केवल 10 रुपए की होगी क्या, नहीं। ऐसे समझिए कि केवल आपने एक दोस्त को नहीं दिया, कई सारे दोस्तों को दिया होगा, तो सिर्फ 10 रुपए नहीं, बहुत सारे पैसे इसमें आपने डाल रखे होंगे, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, ऐसे करके, तो इसमें ऑलरेडी फंड होगा। तो आप क्या करोगे, अगर 100 रुपए आपके नहीं मिले तो इसमें से 100 रुपए निकाल करके आप ये दिखा दोगे कि अच्छा मेरे 100 रुपए जो मैंने दोस्त को दिए थे मिले नहीं, तो मैंने इस प्रोविजन जो फंड था उसमें से इसको ले लिया है। तो ये ऐसा किया जाता है बैंक के द्वारा प्रोविजनिंग। तो बैंक भी जब भी किसी को लोन
लोन देता है तो उसकी अपनी रिस्क प्रोफाइल होती है, तो उसके आधार पे उसको ये लगता है कि ये पैसा मेरा कितना % डूबेगा, तो वो कुछ ना कुछ जो पैसा है उसमें जो है वो सेट असाइड करता है अपने प्रॉफिट में से। मान लीजिए बैंक को 1000 या 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से बैंक ने 10 करोड़ रुपए अपने प्रोविजनिंग के तौर पे निकाल दिए, ये देखते हुए कि मुझे लॉस हो सकता है। तो अगर बैंक को आगे चल के लॉस होगा तो वो जो प्रोविजन किया हुआ है उसने 10 करोड़ रुपए, उसमें से उसको वो रिकवर कर लेगा। तो इस वजह से जो लॉस होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पहले से ही, और ऐसा नहीं है कि पहले वो प्रॉफिट दिखा देंगे 100 करोड़ रुपए का और उसके बाद फिर वो लॉस दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये होता है, और अगर आगे चल करके पैसा रिकवर हो गया, जैसे बैड बैंक के पास गया तो कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा, तो वो एक एडिशनल जो है वो प्रॉफिट हो जाता है बैंक का। मतलब एक तो उसने लॉस को एब्जॉर्ब कर लिया, पहले ही मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का हुआ था तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद उसे आगे चल करके 5 करोड़ रुपए रिकवरी के तौर पे मिल भी जाते हैं, तो क्या हुआ, अब उसे 15 करोड़ रुपए ऐसे मिल गए अपनी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। तो ये होती है क्या, प्रोविजनिंग। मतलब आप अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन पहले से निकाल के रखते हैं, ताकि आगे अगर लॉस होगा तो वो जो आपने निकाल के रखा है पैसा प्रोविजन फंड, वहां से अपने लॉस को कवर करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये NARCL क्या है, जिसने ये जो श्री इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर श्री ग्रुप है उसको ओवरटेक किया है। बैड बैंक इसको कहा जाता है, इसको मतलब शॉर्ट टर्म में। बैड बैंक का मतलब कोई खराब बैंक नहीं, बैड बैंक का मतलब ये होता है कि ये जितने भी बैंक्स हैं उनके जो बैड एसेट्स हैं, NPAs हैं, उनको बाय करने का काम करते हैं। देखिए बैंक क्या है कि बैंक ने अगर किसी को लोन दिया, अब किसी को मान लीजिए लोन दिया, उस पर्सन ने लोन को चुकता नहीं किया, NPA वो हो गया, है ना। NPA हो गया तो क्या करेगा, बैंक रिकवरी के प्रोसेस करेगा। तो अब क्या हुआ, एक तो बैंक ने अपना पैसा दिया इसको, उसके बाद बैंक और पैसा खर्च करे रिकवरी के लिए, इसमें टाइम जाएगा, टाइम के साथ साथ फिर बैंक की जो बैलेंस शीट है वो खराब होगी कि भाई उसका इतना NPA भी बैंक का बाकी है। तो इसी सबसे बचाने के लिए सरकार और कई सारे बैंक्स ने मिल करके एक NARCL करके बैंक बनाया, जिसको बैड बैंक कहा जाता है। इसका काम ही यही है कि ये बैड जो लोन्स होते हैं उनको बाय करेगा और उनकी रिकवरी का काम अब ये करेगा। तो बैंक क्या करेंगे अब कि कोई भी स्ट्रेस एसेट्स है या बैड लोन है तो वो उसको डायरेक्ट जो है बेच सकते हैं, किसको, NARCL को। अब NARCL को जब इन्होंने बेचा, इसने खरीदा, तो वो क्या करेगा कि ये जो अब बैड लोन हुआ, जब इसने खरीद लिया तो सिंपल सी बात है, इसने बैंक को कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे, कुछ गारंटी दी होगी, है ना। तो उस पैसे को ये अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे और दिखाएंगे कि अब ये लोन जो बैड हो गया था वो मेरे पास नहीं है। तो अब वो इनकी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। अब ये काम क्या करेगा, सारे रिकवरी के काम इसका होगा कि ये काम करेगा, स्पेशलाइज इसीलिए है कि ये काम रिकवरी का करेगा। इसे एक एग्जांपल के तौर ये समझिए कि मान लीजिए किसी बैंक का 100 करोड़ रुपए का बैड लोन इस NARCL ने बाय किया है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक ने लेट से 400 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो वो NARCL 400 करोड़ रुपए में नहीं बाय करेगा, है ना। मतलब मान लीजिए 400 करोड़ रुपए का NPA हुआ है तो वो 400 करोड़ रुपए में बैड बैंक नहीं बाय करेगा, क्योंकि पैसा उतना रिकवर हो ही नहीं पाएगा, तभी तो NPA हुआ है। तो उसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए में बाय कर लिया, मतलब ये तो लग रहा है कि चलो ब्याज ना सही मूलधन तो निकल जाए ऐसे में। तो इसको बैंक को 100 करोड़ रुपए तुरंत नहीं मिलेंगे, इस 100 करोड़ का केवल 15% कैश में मिलेगा, मतलब 15 करोड़ रुपए तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। और 85% मतलब 85 करोड़ रुपीस की इन बैंक्स को ये NACL जो है वो क्या करेगा, वो एक रिसिप्ट दे देगा गारंटी के तौर पे, सिक्योरिटी रिसिप्ट। ये रिसिप्ट 5 साल तक वैलिड रहती है। मतलब ये है कि 5 सालों में अगर NARCL जो है इसको रिकवर नहीं कर पाता है, जो ये लोन लिया गया है 100 करोड़ रुपए का, इसने जो लोन ये बाय किया है बैड लोन, तो क्या होगा, इनको जो 85 करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट पे करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ रुपए का एक फंड पूरा बना रखा है। तो वहां से इनको पैसे बैंक को मिलेंगे, मतलब बैंक के जो पैसे हैं उनको प्राप्त हो जाएंगे 100 करोड़ रुपए। अगर ये टाइम से पहले 5 साल से पहले इसको मतलब कर लेते हैं, मान लीजिए इनको 85 करोड़ रुपए देना था, ओके। अगर 85 करोड़ में से अब ये इनको लग रहा था कि बिक जाएगा, लेकिन जो लोन बिका है या रिकवरी हुई है केवल 75 करोड़ रुपए की हुई, तो 75 करोड़ रुपए तो बैंक को मिलेंगे। अब जो बचा डिफरेंस है कितना, 10 करोड़ रुपए का, वो कौन पे करेगी, सरकार पे करेगी। लेकिन अगर ये जो लोन है इसका 90 करोड़ रुपए में रिकवरी हो जाती है, तो ऐसे में जो बैंक के 85 करोड़ रुपए है ये इनको प्राप्त होंगे, 5 करोड़ NARCL के पास आपके रहेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है, इसके डिफरेंट ऐसे सिनेरियोज होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब क्या होता है। तो ये एवरग्रीनिंग का मतलब ऐसे समझिए कि आपने किसी बैंक से अगर लोन लिया, किसी ने भी अब लोन लिया हुआ है, तो अब लोन लिया आप उसे पे नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आपने कहीं से लेट से कि 100 रुपए का लोन लिया, या नीचे यहाँ पे एग्जांपल लिख ही रखा है कि आपने 100 रुपए अपने फ्रेंड B से ले रखे हैं,
अब आपके पास उसको बी को देने के लिए पैसे नहीं, बार बार पैसे मांग रहा है, आपको देने के लिए पैसे नहीं, आप क्या करेंगे, आप 100 रुपए सी से ले लीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड से ले लीजिए, और ये जो 100 रुपए आपको मिले आप जाकर के बी को दे दीजिए। बी तो खुश हो जाएगा कि यार उसके 100 रुपए उसको मिल गए। लेकिन आप ये देखिए कि अब आप सी के उधार करता हो गए। अब सी कुछ दिन में मांगेगा तो फिर आप डी को ढूंढेंगे कि आप डी को लोन दे से ले करके सी को देंगे। तो इसमें क्या है कि ये एवरग्रीनिंग हो रही है लोन की, मतलब आप कभी भी डेट फ्री नहीं हो पा रहे हैं। आपके ऊपर 100 रुपए की उधारी बनी ही हुई चल रही है, बस आप इधर से उधर अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यही होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन की। कई बार जो बोरोवर्स होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन वो अपना पुराना लोन पे नहीं कर पा रहे होते हैं, बैंक की बैलेंस शीट खराब हो रही होती है, तो बैंक क्या करते हैं, उनको एक नया लोन दे देते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने लोन लिया हुआ है और 50 करोड़ रुपए का लोन उनका बाकी है, तो बैंक उनको एक नया लोन दे देंगे। मान लीजिए उन्होंने लोन दे दिया 55 करोड़ रुपए का या 50 करोड़ रुपए का ही लोन दे दिया, तो क्या करेंगे, ये जो 50 करोड़ रुपए का नया लोन मिला है उससे वो अपना जो पुराना वाला अकाउंट है उसको सेटल कर लेंगे 50 करोड़ रुपए दे करके। तो ये लगेगा कि उनका जो पुराना लोन है वो पट गया, अब उनका एक नया लोन खुल गया है 50 करोड़ रुपए का, और फिर ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। आप सोचिए कि इसमें जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है कि ये जो बोरोवर है वो पैसा देने में सक्षम नहीं, वो खत्म नहीं होती है, बस लोन का अकाउंट वो आपका खुलता बंद होता रहता है। और ये भी यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ है इसमें इस तरह का किया गया है, एवरग्रीनिंग करी गई है, जिसकी वजह से लोन ऐसे आते जाते रहे हैं, लेकिन बोरोवर ने कभी एक्चुअल में पैसे पे नहीं किए हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से या कितने तरीके से ये फ्रॉड होते हैं। अब हम बात करें कि इस तरह के फ्रॉड के आने की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं। सबसे पहली बात तो जो रिस्क एवर्जन होता है वो होता है, मतलब एक लेजी बैंकिंग होती है। मतलब जब इस तरह के बड़े बड़े लोन फ्रॉड होते हैं उसमें फिर सीबीआई, सीबीसी, ईडी की एंट्री होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। बैंक्स वालों के इन्वेस्टिगेशन वगैरह ना काफ़ी ख़राब लगती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ खोजने जाते हैं उसमें 50 चीज़ और सामने आती हैं। बैंक के स्टाफ्स भी फंसते हैं, बैंक की बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है उसको नुकसान पहुंचता है। तो बैंक क्या करते हैं कि बड़ा लोन देने से बचने लगते हैं कि लार्ज कॉर्पोरेट लोन हम नहीं देंगे, फिर वो सेफर ऑप्शंस को ढूंढते हैं कि ऐसे लोन देंगे जहाँ पे कुछ गारंटीड हो, या फिर हम जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनमें पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से होता क्या है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। मतलब जब बैंक ही बड़े जो लोन है नहीं देंगे तो भाई बड़े लोन देगा कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लोन चाहिए कौन देगा उन्हें, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे रिस्क वर्जन होता है। दूसरा, जो ऑनेस्ट बोरोवर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जैसे एमएसएमईज हो गए, स्मॉल बिजनेस ओनर या जेन्युइन जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब बड़ा इनका लोन मान लीजिए 2434 करोड़ रुपए का इनका नुकसान हो रहा है या फ्रॉड हुआ है, तो ये सारी अकड़ा करके आते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनके ऊपर आती है कि भाई हम आपके रूल बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको और कोलेटरल देना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मतलब जो कह सकते हैं बैंक थोड़ा अपने रूल्स को टाइटर करते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि नीचे भी फ्रॉड ना हो जाए ऐसे करते हुए। तो जो जेन्युइन जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस प्रभावित होता है और फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है। फिर तीसरा इंपैक्ट इसका ये पड़ता है, चाहे ये पैसा इन्होंने अपने प्रॉफिट में से लिया हो, है ना, चाहे गवर्नमेंट जो है पे आउट करे इनको एनएआरसीएल के थ्रू ऐसे करके, ये अल्टीमेटली पैसा किसका है, हमारा आपका टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। तो अगर ये समझिए कि अगर कोई बैंक अपना काम सही से नहीं कर रहा है, वो एवरग्रीनिंग कर रहा है लोन की जानबूझ करके, उसके एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, या फिर फ्रॉड के बारे में पता होते हुए भी उसे दबाया गया है, या फिर फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाने में इनकी असमर्थता रही है ना, तब ऐसे में जो नुकसान हो रहा है वो टैक्स पेयर के मनी का हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इससे होता क्या है कि जितना ज़्यादा बैंक प्रोविजन करेंगे, मतलब जितना खराब वो लोन बांटे हैं, जितना ज़्यादा उनका लोन एनपीए हो रहा है, फ्रॉड जा रहा है, उतनी ज़्यादा उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग आती कहाँ से? प्रॉफिट में से। भाई बैंक ने अगर लेट से कि अगर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और फिर बैंक को ये लगता है कि अरे हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और हमको 100 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमने 100% लोन बांटे रखे हैं, रिस्क ज्यादा है, तो ऐसे में बैंक ने कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं, है ना। 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सारा का सारा प्रोविजनिंग में चला गया, तो जो डिविडेंड होता है वो लोअर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाईयर होगा। मतलब बैंक चाहेगा कि उसको और जो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और हाई करे, जिससे और पैसा कमा पाए, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि ज्यादातर पैसा उसका प्रोविजनिंग में जा रहा है। तो इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो हाई आते हैं, फिर से इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जाया जाता है। और फिर इस तरह के जब फ्रॉड आते हैं आरबीआई को रिपोर्ट किए जाते हैं, आरबीआई को लगता है कि कहीं ना कहीं लूप होल अभी बना हुआ है इतनी सारी चीजों करने के बाद, तो आरबीआई थोड़ा और अपने नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर देता है। जो
कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है ना बैंक से लोन लेने की, तो ये भी एक इफेक्ट डालता है। दूसरा, इसका इफेक्ट पड़ता है बैंक के अपने एसेट्स पे भी। मतलब छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं बैंक, मतलब उनके एसेट की क्वालिटी वो क्या है, उतनी ही ज़्यादा खराब है। बैंक की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मतलब लोगों को लगेगा यार इस बैंक में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, सब इन्हीं के साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो उससे बैंक की अपनी क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी खराब होती है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।